नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। डायलॉग के साथ आपका मेज़बान अदनान हैदर। जब भी सख्तियाँ की जाती हैं उसमें मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन हर मुश्किल इसलिए पैदा की जाती है ताकि आसानियाँ पैदा हों। लॉकडाउन है और यकीनन काफ़ी मुश्किलात होंगी, लेकिन ये मुश्किलात हम सब की आसानियों के लिए हैं। गवर्नमेंट ने जो एसओपीज़ लगाए हैं, गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाया है ताकि इस ईद के दिनों में आप अपनी जो मूवमेंट है उसको महदूद रख सकें, आप अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद रख सकें, ताकि इन सब इक़दामात से तमाम वो लोग जो खुदा न खास्ता कोरोना से मुतासर हो सकते हैं वो महफूज हो सकें, कोरोना का फैलाव रोका जा सके। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो काफ़ी बुरी है और इस बुरी माशी सूरत हाल के साथ किसी भी बड़े डिज़ास्टर का सामना ये मुल्क नहीं कर सकता। और कोरोना जैसी वबा अगर ख़तरनाक हो गई खुदा ना खास्ता तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस मुल्क के लिए। तो इस आफ़त से बचने के लिए, इस मुश्किल से बचने के लिए और इस वबा से बचने के लिए हुकूमत वक्त का साथ देने पर आप सब का बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम इसी तरह एसओपीज़ का ख्याल रखेगी। कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोज़ और ख़बरें गर्दिश करती नज़र आई हैं, कहीं टीवी स्क्रीन्स पर भी नज़र आई जहाँ एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया गया। तो एहतियात कीजिए, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, कहीं ना कहीं कोताही ज़रूर हो जाती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कोताही को कंट्रोल में रखिए। आप सबको बहुत सारी ईद की खुशियाँ मुबारक। और इस ईद को हम हमेशा याद रखेंगे। घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजर रहा होगा आपका, तभी ये ईद पिछली ईदों से ज़्यादा खूबसूरत होगी। ज़रा हम बात करेंगे आज के शो में। ख़ास तौर पे मैंने कोशिश की है कि कोरोना से मुतालिक जो सीनियर डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनको मदऊ किया है आज के दिन। ख़ुसूसी तौर पे उनसे गुफ्तगू करेंगे कोरोना के हवाले से भी, कोरोना की वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसके हवाले से भी, और जो खदशात हैं लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान की जो 60% से ज़ायद आबादी है वो देहातों में रहती है और वहाँ खदशात ज़्यादा पाए जाते हैं, ख़ास तौर पे कोरोना को लेके भी। तो वो वैक्सीनेशन के मुतालिक बड़े शकूक व शुबहात का शिकार हैं। ज़रा उनके सवालात भी आज के डॉक्टर से पूछेंगे। तीसरी लहर किस हद तक ख़तरनाक है इस पर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वो किस हद तक मौसर हैं इस पर भी हम आज के पैनल से बात करेंगे। तो आज के पैनल में ख़ुसूसी तौर पर मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद रंधावा साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका और मेरा ताल्लुक़ शायद कोरोना शुरू हुआ था तो तब से है, और आप पाकिस्तान के उन चंद डॉक्टर्स में से हैं जो पहले, जिन्होंने आते ही जब कोरोना इस मुल्क में आया तो उन्होंने अपनी खिदमात को पेश किया। आजकल आप RIU रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के इंचार्ज हैं, हेड हैं, और ये पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पे वाहिद हॉस्पिटल है जो स्पेसिफ़िक है कोरोना के लिए। और डॉक्टर खालिद रंधावा साहब जब से कोरोना पाकिस्तान में आया इस हॉस्पिटल में बतौर सीनियर डॉक्टर, बतौर हेड ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और इनकी खिदमात की वजह से इनको रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दोबारा इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कीजिए जब तक ये कोरोना और पेंडेमिक चीज़ें चल रही हैं। इसको लेकर तो इस पर भी बात करेंगे। बड़ा अहम इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का, और इन डॉक्टर साहब की खिदमात भी बहुत ज़्यादा हैं ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक। डॉक्टर यूसुफ इफ्तिखार साहब हैं, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डरबी UK के एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप पाकिस्तानी भी हैं और आप इंग्लैंड में भी हैं। आप दोनों मुल्कों की नेचर को, दोनों मुल्कों के सोशल नॉर्म्स को समझते हैं। तो बड़ी मुश्किल लोगों के लिए आ रही है, ख़ास तौर पे ईद के दिनों में भी, और कोविड की जो तीसरी लहर है उसमें मुख्तलिफ टाइप का कोविड सामने आ रहा है। तो ज़रा हम इस पर ज़रा डिटेल में आपसे बात करेंगे। डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब हमें ज्वाइन करेंगे वो थोड़ी देर में, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर खालिद रंधावा साहब, सर सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगा, आपको ईद मुबारक सबसे पहले। और दूसरा, आप से मैं चाहूँगा कि अगर आगाज़ किया जाए वो लम्हा जब आपको भी कोविड हुआ, आपकी पूरी फैमिली को कोविड हुआ, और ये रिसेंटली की बात है सर, तो कैसे आप लोगों ने सर इस सारे मामलात को टैकल किया? क्योंकि अभी भी लोग जो हैं वो बड़े कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, बड़े खौफ का शिकार रहते हैं कि कोविड हो गया तो फ़ौरन ये ख्याल आता है कि खुदा ना खास्ता जान की बाजी हारने लगे हैं हम, एक साइकिक अटैक होना शुरू हो जाता है। मैं चाहूँगा जरा उसको एक्सप्लेन कर दें ताकि एक बेसिक ग्राउंड बना लें हम आज के कंटेंट के लिए। सर एक तो बड़ा शुक्रिया अपने इंट्रो का, और दूसरा आपने ईद के हवाले से बात की है, तो तमाम देखने, सुनने, समझने वालों को ईद मुबारक। ये एक खुशी का लम्हा है ईद। तकलीफ़ दह चीज़ भी है कि ईद हमारा जो रवायती एक फंक्शन है, शायद हम उस रवायत से ना मना सकें, बिकॉज ज़िंदगी बहरहाल अहम है किसी भी फंक्शन से। लेकिन हमें ये ज़रूर कंपेयर करना है कि ईद की खुशियाँ मनाना बेहतर है इन कंपैरिजन टू किसी वेंटिलेटर पे पड़ने से।
तो मेरा ख्याल है हम खुशियों को कुर्बान कर सकते हैं, ज़िंदगी को नहीं। अल्लाह हम सबको, हम आपको, हमको ऐसी सैकड़ों ईदें नसीब करे। अगर एक या दो ईद पे हम वो कुछ ना कर सकें जो आम तौर पे करते हैं, तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। जी। दूसरा सवाल आपने किया कि मेरी फैमिली को कोरोना हुआ, उस वक्त सेकंड वेव चल रही थी, तो उससे बहुत पहले मैं आपके शो में एक स्लोगन दे चुका था हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, या हमने मरना है या हमने जीतना है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो इत्तेफाक से मेरी सारी फैमिली को, बच्चों को, मेरे वालिद साहब की उम्र 99 ईयर है, और मैंने अभी तक अपने नॉलेज में 90 ईयर से ऊपर का कोई पेशेंट डील नहीं किया। तो 99 ईयर्स पे आम तौर पे हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि बचना मुश्किल होता है मरीज़ का। तो इकट्ठा ही हो गया, चूँकि हॉस्पिटल से मोस्ट प्रोबेबली मैं ही लेके आया हूँगा, या मेरी मिसेस डॉक्टर हैं वो ही लेके आई होंगी। जी। तो जब आप इतना अपनी टीम को एक नारा दे चुके हों कि हमने या जीतना है या मरना है, तो फिर आपने ये साबित भी करना है। तो इस पूरे टाइम में तकरीबन 2 हफ्ते मेरी फैमिली सफ़र करती रही कोरोना से। तो हमने दोनों मियाँ बीवी ने एक भी छुट्टी नहीं की, बल्कि हमें आसानी हो गई कि हम ड्यूटी भी करते थे और कोरोना वार्ड में बगैर प्रोटेक्टिव मैयस के जाते थे, चूँकि हम पेशेंट भी थे। सो मच सो कि मेरे बेटा बेटियाँ, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिवली अवेल किया कि हम पॉजिटिव तो हैं ही, तो चलें जाके कोरोना के मरीज़ों की काउंसलिंग ही करते हैं। जब मरीज़ों का मैं एज ए हेड और मेरी मिसेज जब राउंड करते थे विदाउट प्रोटेक्टिव मेजर, तो मरीज़ों को बताते थे कि देखिए हमें भी कोरोना है और हम इधर हैं, तो मरीज़ बड़े इनकरेज होते थे, उससे हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। जब मरीज़ों को बताते थे कि देखें हमारे बच्चे पॉजिटिव हैं और आपके सामने हैं, तो अगर हमें डर नहीं है तो आप भी उम्मीद रखें कि ज़िंदगी आपको भी अल्लाह देगा। तो वो हम बड़े तकलीफ दे, लेकिन बड़े खुशगवार हमारे आपसे सारे दौरानिए में कि कोरोना से अगर हो भी जाए खुदा न खास्ता, तो खौफजदा नहीं होना, डरना नहीं है। ये अभी भी सर तीसरी लहर में भी बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग अभी भी खौफजदा हैं। कोरोना की एहतियात अपनी किसी भी हद तक करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हो जाए तो ये कभी भी ना सोचें कि आप मर जाएंगे, खुदा न खास्ता। आप ये सोचें कि ये मुझे बीमारी लग गई है, मैंने सारी गाइडलाइंस के मुताबिक इसकी ट्रीटमेंट लेनी है, और मैं वो नहीं हूं जिसने कोरोना से मरना है। बिल्कुल ठीक है। ये अपनी जात को इंश्योर कराएं सर। आपके और यकीन करें, 99 ईयर आप एज बता रहे हैं, उनका क्या एनर्जी थी, उनका क्या जज्बात थे जब कोरोना हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि उन दिनों मेरी मदर इन लॉ भी इधर आई हुई थी, उनको सर्जरी हुई थी, तो घर में ही उनकी पोस्ट ऑफ केयर कर रहे थे, उनको भी हो गया। तो उन दोनों को तो खैर हमने बताया ही नहीं कि आपको कोरोना है। उनकी ज़रा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट करनी पड़ी, हॉस्पिटल हम नहीं लेके गए उन दोनों को। लेकिन मैं और मेरी फैमिली ने जिस जुर्रत से उसको फेस किया कोरोना को, इवन सिम्टम्स के दौरान भी, तो मेरा तमाम कोरोना के मरीजों के लिए मैसेज है कि अगर कोरोना हो गया है तो परेशान नहीं होना, बिल्कुल सोच लें। गॉट द पॉइंट। शाज़ली मंजूर साहब भी ज्वाइन कर ये आपको नहीं मारेगा, कोरोना से मरने के लिए कोई और है, आप नहीं है। ये नॉलेज सबको देना है कि कहीं खुदा ना खास्ता कोरोना हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है जो एक सब लोग समझते हैं कि कहीं अल्लाह माफ़ करे कि हम शायद मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। शाज़ली मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। सर, एक तो ईद की वजह से बड़ी सख्त गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट भी की हैं। आपके ख्याल में ये तीसरी लहर इतनी ख़तरनाक क्यों है, और लोगों को किस कदर एहतियात करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड वेव? सर जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। देखें, फ़र्स्ट और सेकंड लेयर से काफ़ी जो है ना मुख्तलिफ है, और उसकी वजह ये है कि इसमें मुख्तलिफ वेरिएंट आ गए हैं, इसने अपने आप को म्यूटेट किया है, और आजकल जो हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं वो यूके वेरिएंट है, और उसके दो जो है ना चीज़ें उसकी ज़्यादा नुमायाँ हैं। एक तो ये है कि वो सुपर स्प्रेडर है, बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत से लोगों को इन्फेक्ट कर जाता है। अगर लोग SOPs नहीं यूज़ करते, या घर में किसी को है, क्वारंटीन है, या अपना क्वारंटीन नहीं करता तो घर के सारे अफराद को लगा देगा। तकरीबात में लोग गए हुए हैं, उनको लगा देगा। दूसरा जो है कि इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। पहले और दूसरी वेव में ये था कि मरीज़ को टाइम मिल जाता था, उसका कुछ अलामात शुरू हो जाती थी, जिसमें नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है, जिस्म में दर्द है, खांसी है हल्की फुल्की। लेकिन इसमें मरीज़ जो है वो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी बीमार हो के आ जाते हैं, और उनकी शिद्दत जो है, नमोनिया की जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और उनको दाखिल करना पड़ता है,
और फिर इलाज में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत सारे मरीज़ उसमें ठीक नहीं होते। अमवात के लिहाज से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उससे कोई ज़्यादा है, लेकिन ये है कि इसमें मरीज़ की बीमारी बड़ी शदीद हो जाती है। कंट्री बेस्ड क्यों कर दिया, यूके टाइप, अफ्रीकन टाइप, क्योंकि इंडियन टाइप? जी, क्योंकि ये वहीं से ओरिजिनेट किया है, उसने अपने आप को म्यूटेट किया है और वो हमारे पास आया है थ्रू, जब ये अभी आप पंजाब का ख़ास तौर पे अगर देख लें तो इसने जो तकरीबात हुई हैं पिछले 2-3 महीनों में, जिसमें शादी वगैरह थी, लोगों का पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, फिर लोगों ने आके मिलने, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, लोग अपने लोगों से मिलने आए हैं। अब अगर लाहौर में शादी है तो यहाँ से लोग इस्लामाबाद से जाएंगे, कराची से आएंगे, यूके से, दुबई से लोग आए हैं, तो इंटरेक्शन हुआ है। अब यूके का अपना वायरस जो था, ब्राज़ीलियन वायरस, साउथ अफ्रीका वायरस जो था, इसने अपने आप को चेंज किया। और हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादा लोग इस इलाके से, यूके से ज़्यादा आते हैं, तो हम ज़्यादा यूके वेरिएंट देख रहे हैं। डॉक्टर सैयद यूसुफ इफ्तिखार साहब यूके से ही हैं। डॉक्टर साहब, ये यूके का टाइप जो है वायरस का, इसको ज़रा डिफाइन कर दीजिए। जो शादी मंजूर साहब ने चीज़ें हाईलाइट की हैं, इस पर भी अगर आप कमेंट कर दीजिए। दूसरा, वहाँ यूके में क्या सूरत हाल है थर्ड वेव को लेके, और पाकिस्तानियों पर ख़ास करम है, उसकी वजह भी क्या है? आप लोग क्या समझते हैं वहाँ बैठ के कि किस वजह से ज़रा कंट्रोल्ड चल रहा है पाकिस्तान में कोरोना वायरस? सर अदनान, मैं पाकिस्तान साल में 4 दफ़ा आता हूँ, ठीक है ना, और अभी मैं पिछले महीने पाकिस्तान में था 26 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक। ठीक? जो सूरत हाल मैंने पाकिस्तान में देखी है, जो आपने ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर की बात की ना, SOPs की, जी, तो आप अगर पब्लिक से ये पूछे कि SOP का मतलब क्या है, तो उनको ये नहीं पता कि इसका किस चीज़ का ये एब्रीविएशन है, लेट अलोन प्रैक्टिसिंग इट। ओके, तो मैं शिफा हॉस्पिटल में मेरा एक दिन मैंने गुजारा और उसमें देखा आउट पेशेंट में सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए, कोई वहाँ पे कोई गैप नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये जो भी, चाहे यूके वेरिएंट हो, चाहे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हो, चाहे ब्राज़ीलियन हो, चाहे केंट हो, फैलना तो फैलना है उसने। और एक जो रंधावा साहब ने एक बात की, ज़रा सा मुझे इख्तलाफ उनकी एक बात से, कि उनको खुद को कोविड हो गया था और वो वार्ड राउंड करते थे, जाके मरीजों को देखते थे जिनको कोविड हुआ हुआ है। ठीक है, आपने जिन मरीजों को देखा जिनको कोविड हुआ हुआ है उनको इतना असर नहीं होगा, लेकिन जिस प्रोसेस में अगर कोई कोविड का पेशेंट है, वो बाहर निकल रहा है और वो अपने आप को क्वारंटीन नहीं कर रहा है और बाकी दूसरों से मुलाकात होती है, मुलाकात ना भी हो तो रास्ते में चलते हुए भी आपसे अगर जर्म्स किसी और को लग रहे हैं तो आप फैला रहे हैं एक तरीके से ना। ठीक है, आप वहाँ मरीजों को तो नहीं दे रहे, लेकिन आप दूसरे लोग जो है अतराफ में, तो उनको तो फैलेगा। नहीं, वो बात कोविड वार्ड की कर रहे थे सिर्फ सर, के कोविड वार्ड में। सर बिल्कुल सही है, कोविड वार्ड में पहुंचने के लिए अदनान आपको अगर कुछ रास्ता तैयार करना पड़ता है, घर से निकलना होता है, गाड़ी में बैठना होता है, आपको जाना होता है, उतरना होता है, डॉक्टर यूसुफ, हाँ डॉक्टर यूसुफ, मैं इसको साथ ही एड्रेस कर दूं। आई अडॉप्टेड अ पॉलिसी, गाड़ी में खुद चलाता था, मेरे बच्चे साथ होते थे, नो बडी वाज अलाउड टू कम टू मी मोर देन 6 feet टू मी, नंबर 1, ग्लव्स एंड मास्क वाज विद मी। गाड़ी जब मेरी गाड़ी हॉस्पिटल में रुकती थी, नो बडी वाज अलाउड टू कम टू मी मोर देन 6 feet डिस्टेंस। देन स्ट्रेट वे मैं आइसोलेशन वार्ड में जाता था, एंड सरप्राइजिंगली यू विल बी एस्टोनिश्ड, नॉट अ सिंगल पर्सन एक्सपोज टू मी गॉट कवर्ड, नॉट अ सिंगल पर्सन। रंधावा साहब, मैं सिर्फ हाईलाइट एक इशू कर रहा हूँ कि जिन लोगों को है ये सारे मसले मसाइल, उनको और ज्यादा परहेज करना चाहिए। पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ मैं ये, ताकि पब्लिक को ये इंप्रेशन ना हो कि वो कोविड लेके जो पब्लिक के लिए ठीक है, पब्लिक के लिए ठीक, आई एग्री, पब्लिक के लिए बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई डोंट रिकमेंड के हर बंद हुआ है तो उसको जो है उसको घूमते रहने नहीं चाहिए, उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको कम से कम आइसोलेट होना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो मैंने किया, आई डोंट रिकमेंड फॉर द वो रंधावा साहब ने शायद बोल भी दिया था कि इट इज स्पेसिफिकली फॉर द कोविड वार्ड ओनली। सर, ये उन्होंने बोल दिया था। यस, आई नो। यस, हमारे यहाँ अदनान ये है कि हमारे यहाँ SOPs का ये सिलसिला है कि वी डोंट गो टू हॉस्पिटल इफ वी डोंट फील वेल। जिस दिन भी महसूस किया किसी ने कि जब क्या वो सही महसूस नहीं कर रहा है, तो उसको हॉस्पिटल में फ़ोन करना होगा। उसको जब तक कोविड टेस्टिंग नहीं होगी तब तक वो बाहर नहीं जा सकता। तो ये हम लोगों की पॉलिसी है। अगर आपके इतने सख्त SOPs हैं तो आपकी रेशो पाकिस्तान से ज्यादा क्यों है सर? यही सवाल करने लगे। ठीक, यही सवाल करने लगे। मैं डॉक्टर साहब आपने शिफा का नक्शा, सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपने इतना नक्शा जो खींचा है, आप माशाल्लाह वहाँ पे बैठे हैं, तो आपने तो इतने SOPs और इतने सारे कि एक हम समझते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन आपके मुल्क में तो हैवक क्रिएट कर दिया उसने।
तो इसकी क्या रीजन थी? हम तो एसओपी तो फॉलो नहीं करते, ना डॉक्टर्स करते हैं, ना मरीज करते हैं, ना उनके रिलेटिव्स करते हैं, तो ना कुछ सड़कों पे लोग, ना तो लोग सड़कों पे पड़े हैं, ना तो उनके डॉक्टर्स रो रहे हैं, ना उनके हमारे नर्सेज रो रहे हैं कि यहाँ तो पता नहीं क्या हो गया, क़यामत उतर आई है। इसका जवाब तो आप डॉक्टर साहब जरा दे दें। यूसुफ साहब, मुझे मेरा दिल कर रहा है सवाल के बाद कि शाज़ली साहब को यहाँ बिठा दो। मैं पिछले 1.5 साल से ये काम कर रहा हूँ। जब इंग्लैंड में जो सिलसिला था, अगर आप देखें शुरू में लास्ट ईयर मार्च से जब शुरू हुआ, तो इंग्लैंड की बरतानिया की हुकूमत ने जो है ना बहुत ही गलत तरीके इख्तियार किए थे और कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की थी। कोई जो है लॉकडाउन नहीं था, कोई स्कूल्स वगैरह खुल गए थे बड़ी जल्दी। तो वो फर्स्ट वेव जो आई, वो वेव कभी खत्म ही नहीं हुई। ये जो एक वेव, 2 वेव, 3 वेव चल रही है ना, ये वायरस कभी खत्म ही नहीं हुआ है। कभी डिप डाउन हो जाता है, फिर रेस करता है, फिर डिप डाउन हो जाता है, फिर रेस करता है। और जो ये म्यूटेशन है, म्यूटेशन इज, शाज़ली साहब आपको ज्यादा पता है कि म्यूटेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। वायरस की म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन जो है इट इज फॉर बेटर, कि वो वायरस फिर जो है वो इतना विरुलेंट नहीं रहता है। लेकिन बाद दफा म्यूटेशन ऐसी होती है कि जो वो बहुत विरुलेंट बन जाता है। तो ये वायरस की म्यूटेशन किसी के हाथ पे और मेरे हाथ में नहीं है, ये म्यूटेट करती है, इसे नेचुरल प्रोसेस वायरल डिजीजेस का। और जो इंग्लैंड में जो जितने से लोग मरे, 1,22,000 लोग मर चुके हैं। नहीं, इसका मैं आपसे देखें, वायरस का डॉक्टर साहब, वायरस का एक नेचुरल फिनोमेना, वी ऑल नो अबाउट इट। आप इन्फ्लुएंजा वायरस भी देख लें, लेकिन ये सुपर स्प्रेडर है ये वायरस, ये यूके वेरिएंट है, पाकिस्तान का तो वेरिएंट कहीं नहीं गया जी। तो ये आपके पास कैसे इतनी, जो बाकी वायरस हैं वो क्यों नहीं इतने ज़्यादा हुए कि यूके वेरिएंट ने आके कर दिया? आपका कोई अमेरिकन वेरिएंट तो हमने अभी तक नहीं देखा, अमेरिका में भी लोगों की बड़ी हो रही है। तो इसलिए ये तो सुपर स्प्रेडर वेरिएंट है, और ये तो मोस्ट जिसे कहते हैं ना विरुलेंट फॉर्म ऑफ द वायरस है, अदर देन इंडिया नाउ। तो इसके पीछे इंडिया में क्यों फैला है? वो वही बात थी कि उनके एसओपीज नहीं फॉलो किए गए। वहाँ पे जो हजूम है, वहाँ पे रिलीजियस फेस्टिविटीज़ हो रही हैं, सारा कुछ तो उससे पहला। और फिर ये वो क्या, ये वायरस म्यूटेट इसी तरह करता है कि ये जब एक्सपोज ज़्यादा करता है, इसकी ज़्यादा स्प्रेड होती है, तो फिर ये अपने आप को चेंज करता है। डॉक्टर शाज़ली साहब, आपकी गुफ्तगू से, मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि एसओपीज़ को अगर फॉलो किया जाएगा तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल डाउन हो जाएगा, जो कि यूके में नहीं हो सका शायद। देखिए ना, अगर सिर्फ एसओपीज़ ही होते, मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ एसओपीज़ ही होते तो यूके ने तो मतलब एक आप बताएं कि वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमें तो अगर ये ब्लेम भी करें ना तो इनका बनता नहीं हमें ब्लेम करना। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क में मैं वहाँ पे डॉक्टर साहब ट्रेन होके आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मुझे 19 साल हो गए यहाँ काम करते, मैं आईसीयू एक्सपर्ट हूँ। मुझे आप इसका रीजन बता देना, मैं तो आपसे रीजन पूछ रहा हूँ। पूरा हेल्थ केयर सिस्टम आपका एनएचएस बैठ गया, अमेरिका का सारा सिस्टम बैठ गया, पाकिस्तान में तो हम 1.5 साल से यही जंग लड़ रहे हैं जी। तो आप कंपेरेबल नहीं है हमसे, सॉरी टू से दिस। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप बोलने देंगे किसी को? नहीं, आप मुझे पहले कंप्लीट करने दें, फिर आप बोलें जी। डॉक्टर साहब, मुझे भी तो बोलने दें ना। मैं सुन रहा हूं, आप बोलते रहे। मैंने बोल लिया, अब आप चलें, बोलें जी सर। डॉक्टर असल में एक और बात मैं आपको कह देता हूं, ये डेली हमारे साथ ये रहता है। आप समझते हैं कि जो अमेरिका, इंग्लैंड में डॉक्टर्स हैं और जो लोग रह रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसी डॉक्टर्स हैं और हमारा कोई निज़ाम नहीं है। सारे लोग तनकीद इस टाइम पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम, पाकिस्तान की हुकूमत को करते हैं। लेकिन प्लीज़ खुदारा पहले अपने गिरबान में झांक के देखें, अपना एनएचएस सिस्टम देखें, अपना हेल्थ केयर सिस्टम देखें, फिर आप अपने आप से मुआवजा करें। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, वो जो सूरत हाल मुझे वहाँ बता रहे होते हैं, वो भी मैं आपसे बयान कर सकता हूँ, लेकिन सॉरी इस फोरम पे मैं नहीं करूँगा। सर, मुझे ब्रेक लेनी है। डॉक्टर यूसुफ साहब, एक कमेंट जल्दी से कर दीजिए सर। हर बंदा यूके वेरिएंट बन गया, आपको तो ज्यादा एसओपीज को फॉलो करना था, आपके यहाँ तो रेशो बहुत कम होनी चाहिए। हमारे यहाँ कोविड कंट्रोल में, हमारे यहाँ जो आजकल एवरेज डेथ हो रही है 12-15 हो रही है दिन के अंदर, और हमारे जो इन्फेक्शन जो है पॉजिटिव रेट जो 2000 के करीब का है रोजाना का। जी, हमें भी 4 महीने दे दें, हम भी इसी रेशियो पे आ जाएंगे। सर, आपसे आप इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, आप जो तनकीद करते जा रहे हैं ना, आप अपना बयान करें, आप बताएं, आप तनकीद ना करें प्लीज। मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, चूंकि आपने एग्जांपल हमारे बारे में दी है, आप बताएं कि आप क्या करना है। देखें, इस तरह तनकीद अच्छी नहीं होती ना, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, हम आपसे कुछ सीखें, आप हमसे कुछ सीखें। ये फोरम इसलिए होता है जी। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रोसेस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक डॉक्टर खालिद रंधावा साहब। सर, वैक्सीनेशन का प्रोसेस पाकिस्तान में ज़ोरों शोर से जारी है, लोग करवा भी रहे हैं। सर, एक तो वैक्सीनेशन की डिफरेंट टाइप्स भी हैं, तो मुझे बता दीजिए किस तरह की टाइप पाकिस्तान में अवेलेबल है और उस टाइप में फ़र्क क्या है, चाइनीज़ में, रशियन में, और अगर स्वीडन से आ रही है तो उसमें क्या फ़र्क है? ये 3-4 डिफरेंट टाइप्स हैं सर, मेरे पास भी सामने लिखी पड़ी है, मैं चाहता हूँ ज़रा आप बता दीजिए सर। डॉक्टर यूसुफ ने कहा है कि जब वायरस म्यूटेट करता है तो उसकी स्ट्रेंथ कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मुख्तलिफ है एज ए पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर। जी, वायरस म्यूटेट तब करता है जब उसको सर्वाइवल में रेजिस्टेंस मिलती है, तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए म्यूटेट करता है। तो डेफिनेटली जब वो म्यूटेटेड फॉर्म में आता है तो पहले से ज़्यादा विरुलेंट होता है। इट इज़ लेस लाइकली कि जो नई फार्म हो वो वीक हो, उससे तो उसकी फिर जनरेशन ख़त्म हो जाती है। तो जो एक नेचुरल बिल्ट इन सिस्टम है कि वो अपनी सर्वाइवल स्ट्रॉन्ग करने के लिए म्यूटेट करता है। देयरफॉर जो भी म्यूटेटेड फॉर्म आई है किसी जगह पे तो पहले से ज़्यादा विरुलेंट आई है। डॉक्टर शादली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैक्सीनेशन में जो गवर्नमेंट के जो इन्फॉर्मेशन है इस पर मोर और लेस सारी जो है ये आने वाले महीनों में अवेलेबल होंगी। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है और लग रही है वो साइनोफार्म है जो चाइना की है जी। इसमें 70 to 80% एफिकेसी उसकी क्लेम की जा रही है। मैंने भी वही लगवाई है, मेरी फैमिली ने भी वही लगवाई है। कुछ वैक्सीन में बहुत माइनर परसेंटेज के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, वो भी वेरी कर रहे हैं कंट्री टू कंट्री। सर, पाकिस्तान में किस तरह के साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं सर? पाकिस्तान में इस वक्त कोटेबल रिमार्केबली ऐसा कोई केस नहीं आया जिस पे करके किसी जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगी है चाइना की साइनोफार्म जिसको रिजेक्ट किया जा सके। ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट मास वाई माइनर कोई 5-10% लोगों को हेडेक हुई, जहाँ पे इंजेक्शन थी वहाँ पे पेन हुई, एक दिन बुखार हुआ। मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा साइन होता है कि जो वैक्सीन है उसका बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है, तो उससे ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। जब बचपन में हमने वैक्सीन करवाई थी बीमारियों के अगेंस्ट, जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो ये इफेक्ट्स हमें उस वक्त भी आते थे। सबसे ज़्यादा चूँकि साइनोफार्म ही लगी है जो कि उसने कोई इस कदर कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं दिया जिस पे कमेंट करके ये कहा जा सके कि इसको नहीं लगवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बाकी जो अभी आ रही हैं ये अभी लगनी शुरू हुई हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बड़ी प्रोमिनेंट देखने में आई है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वज़रा तक भी ये बात गई है कि पहली डोज लगी और उसके बाद कोविड हो गया। तो ख़ास तौर पे देहाती इलाकों में तो ये को एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई वज़ीर आज़म ने लगवाई, उसको कोरोना हो गया तो आप मत लगवाइए। ये परसेप्शन कैसे ख़त्म होगा और ये हुआ क्यों सर? देखिए, इसकी कुछ वजूहत हैं। वैक्सीन से तो ये डेड वैक्सीन है, इसमें डेड वायरस को लिया जाता है, तो इससे तो आपको जो है ना कोरोना ये कोविड नहीं हो सकता। अब हमारे पास भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों है। हमारे पास भी डेली जो है 100-150 मरीज़ अगर हम देखें तो 4-5 ऐसे आते हैं जिनको फर्स्ट या सेकंड डोज के बाद ये कोविड हो जाता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि देखें ये ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके होते हैं, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, उस दौरानी में इनको हो जाता है, तो समझ ये आती है कि शायद हमें इस वैक्सीन से हो गया। वैक्सीन आपको कोविड की वैक्सीन लगने से पहले हो चुका होता है, एक्सपोजर हो जाए। कोविड की वैक्सीन आपको कोविड नहीं कर सकती, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हुआ था उनको पहले उनको एक्सपोजर हो चुका था। कोविड के 2 दिन वैक्सीन के बाद ऐसी कोई चीज़ उनके जिस्म में गई कि जिन्होंने कोविड कर दिया, ये इस तरह की कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती। तो वो एक्सपोज हुए हैं, कहीं उनको गए हैं, कहीं लगी है और उसके बाद जो है उनको कोविड पॉजिटिव हो गया। दूसरी ये है कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन लग गई है, जो हम लोग रोज़ाना देखते हैं मरीज़, और उनको अगर कोविड होता है तो डिफरेंस उन लोगों को जिनको लगा हुआ है और जिनको नहीं लगा उसमें यह है कि वो मरीज़ अस्पताल में दाखिल नहीं होते, उनकी बीमारी शदीद नहीं होती, वो जल्दी सेहतियाब हो जाते हैं। बल्कि उल्टा वैक्सीनेटेड बंदे को कोरोना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसकी एक कुछ टाइम लिमिट है, कपल ऑफ वीक्स है कि वो अपनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, उसकी इम्यूनिटी लो होती है, तो वो उसको उस दौरान में एक्सपोजर होकर कोविड हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर यूसुफ साहब, इंग्लैंड में वैक्सीन का प्रोसेस क्या है सर? डॉक्टर शाजली से मेरा क्वेश्चन है। जी सर। डॉक्टर शाजली, आप चूँकि क्लिनिकली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, तो आपने कोई ऐसा केस देखा हो जिसको वैक्सीन के बाद कोविड हुआ हो और उसकी डेथ हो गई हो? मेरे इल्म में नहीं है, हमारे पास भी पेशेंट इक्का दुक्का आए हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन कोविड हुआ और वो सेहतयाब रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस में कोई केस आया अभी तक ऐसा जिसको आफ्टर वैक्सीन कोविड हुआ हो और वो सर्वाइव ना कर सका हो? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखें,
मैं जो अपना कोविड यूनिट रन कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, वो कोई 25 बेडेड कोविड यूनिट है और मैं 100 से 150 मरीज़ ऑलमोस्ट डेली देखता हूँ। उनमें से 4-5 मरीज़ मेरे पास डॉक्टर साहब वो आते हैं जिनको वैक्सीन लगी हो, चाहे वो 2 दिन के बाद आएँ, चाहे वो पहली डोज़ के बाद आएँ या दूसरी डोज़ के बाद आएँ, वो उनको कोविड हो जाता है और ये डेली बेसिस पे। लेकिन वो लोग जो हैं उनको मिनिमल सिम्टम्स के साथ आते हैं और उनकी जो एक्सरे या अगर हम सीटी स्कैन कराएं या और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखें तो उसमें कोई ऐसी शिद्दत हमें नहीं नज़र आती और वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन नो डेथ केसेस, नो हॉस्पिटलाइजेशन उनको नहीं दी जाती। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनको आईवी ट्रीटमेंट या जो वायरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट है वो भी मैंने नहीं दी। ये तो मेरा तजर्बा है, लेकिन अगर मैं अपना थोड़े से तजर्बे पे बताऊँ तो आई थिंक कि ये सबके लिए मैं कह सकता हूँ। रंधावा साहब, एसओपीज क्या हैं वैक्सीनेशन करवाने के, या क्या होने चाहिए सर? और दूसरा, किस तरह के मरीजों के लिए वैक्सीन प्रॉब्लम भी हो सकती है या उनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, या मेडिकली हर शख्स, हर बंदा, वो हार्ट पेशेंट हो, वो कैंसर का पेशेंट हो, वो एड्स का पेशेंट हो, और उसको कोई और परमानेंट कोई डिजीज हो, तो वो लगवा सकता है वैक्सीन? तरह इस पर कमेंट कर दीजिए सर। मास वाइज किसी भी मरीज को जिसको इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें एड्स भी है, जिनमें इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, मास वाइज उन लोगों के बाकी हर एक को वैक्सीन लगवानी चाहिए। सर जरा सादा लफ्जों में इम्यूनिटी वीक है, मतलब सादा लफ्जों में कौन से लोग वैक्सीन ना लगवाएं सर? मसलन फॉर एग्जांपल एक आदमी या उसने किडनी ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, वो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन ले रहा है, तो वो वैक्सीन लगवाएगा तो उसका रिस्पांस नहीं आएगा, तो उसको नहीं लगवानी चाहिए। ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी इस तरह की ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी खास लॉन्ग टर्म डिजीज में, उनको अपने जो डॉक्टर है उससे पूछ के लगवानी चाहिए। सर हार्ट पेशेंट लगवा सकते हैं जो रोज टैबलेट ले रहे होते हैं? जी बिल्कुल, जी हाँ, जी हार्ट पेशेंट के लगवाने पे कोई बार नहीं है, लगवा सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन लगवा सकती है सर? जी बिल्कुल लगवा सकती हैं। अच्छा, मैं अब डॉक्टर शादी से मैंने एक सवाल किया था कि जी शादी साहब से पूछ ले, मैं यही सवाल शादी साहब से भी पूछूंगा, आप अपना सवाल रखते हैं सर शादी साहब के लिए। हाँ, मैं रेमडेसिविर का जो रोल है इसकी ट्रीटमेंट में वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसमें मुझे इनके कमेंट्स चाहिए। आई एम रनिंग अ 400 बेडेड एक्सक्लूसिव कोरोना हॉस्पिटल, परहैप्स दिस इज द लार्जेस्ट कोरोना हॉस्पिटल इन पाकिस्तान। तो डॉक्टर साहब आपको उसके लिए सर आप डॉक्टर शाजली साहब को बतौर मेहमान खुसूसी वहां पे बुलाएं सर। डॉक्टर रंधावा आपको मैं सलूट पेश करता हूँ। अगर आप 400 बेडेड कोरोना यूनिट आप यूर बेसिकली आपको मैं सलूट पेश करता हूँ। मैं उससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। यू आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब फॉर पाकिस्तान और हमारे लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, रेमडेसिविर का मेरे अगर आप पर्सनल पूछे, इट्स अ कंट्रोवर्शियल ड्रग। मैं अगर पीछे चला जाऊँ 1 साल पहले, तो फर्स्ट वेव में मैंने बिल्कुल रेमडेसिविर इस्तेमाल नहीं की थी एंड माय पेशेंट्स डिड वेरी वेल। मोर्टेलिटी रेट बहुत कम था, 2 दिन से लेके 5 दिन तक लोग घरों में जा रहे थे। सेकेंड वेव में मैंने शुरू किया, उसकी कुछ वजूहात हैं। देखें, लोगों के पास अब ये सोशल मीडिया है, लोगों के पास दूसरे डॉक्टरों से फ़ोन पे बात करना है, चाहे यूके में हो, चाहे उनसे राय लेते हैं कि जी हमारे मरीज़ को लगाएं, तो उसमें हमने लगाया है। मेरे जो 2-3 ऑब्जर्वेशन है मैं आपको बताता हूँ। मेन जो इसमें रोल है वो बेसिक अगर नंबर 1 मैं आपको बता दूँ रंधावा साहब, तो वो स्टीरॉयड का रोल है। अगर आप स्टीरॉयड के साथ एंटीवायरल ऐड कर देते हैं तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर एंटीवायरल ऐड कर दें तो वो बेहतर आउटकम करता है, बजाय इसके कि हम सिर्फ मरीज़ को एंटीवायरल दें या सिर्फ मरीज़ को अगर हम स्टीरॉयड दें। तो ये उसमें डॉक्टर साहब है, ये मतलब आप अपने यूनिट में अगर करना चाहें तो। एक और कमेंट कर दीजिए, जब बात हो रही थी एसओपीज फॉर वैक्सीनेशन के लिए, आप कुछ उसमें ऐड करना चाह रहे थे? देखें, एसओपीज तो इसमें मैंने आपको बताया कि उसके एसओपीज तो सेम ही रहते हैं। एनीवन कैन बी वैक्सीनेटेड। इसमें हाँ सॉरी, इसमें यह है कि प्रेग्नेंट औरतों को आप नहीं लगा सकते। एनीबडी हु हैज़ ट्रांसप्लांट, जो भी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, कैंसर के मरीज़ जो कीमोथेरेपी रेडिएशन के उस पे जा रहे हैं, उनको नहीं ले सकते। पेशेंट जो फ़ौरन कोविड अपने नमोनिया या उसकी बीमारी से वापस घर में आ गया है, वो वैक्सीन नहीं लगा सकता। ये कुछ वजूहात उसके वो हैं। बाकी हार्ट के पेशेंट, फेफड़ों के मरीज़, जिगर के मरीज़,
गुर्दों के मरीज़ और जो भी और इस तरह की क्रॉनिक बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर, उनको वैक्सीनेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर यूसुफ साहब, आपकी जानिब सर, वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू है पाकिस्तान में। आप खुद भी क्योंकि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके ख्याल में इसको कैसे टैकल डाउन किया जा सकता है? गवर्नमेंट कैंपेन चला रही है, मीडिया पर्सन इसमें अपना इनपुट दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इसमें काफ़ी चीज़ें चल रही हैं सर। अदनान, मैं सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, मैं पाकिस्तान में काम भी करता हूँ। मैं पाकिस्तान में हर साल 4 दफ़ा आता हूँ, अपना टाइम लगाता हूँ। हमारा एक चैरिटी हॉस्पिटल है कश्मीर में, वहाँ काम करता हूँ। और तो पाकिस्तान के जितने भी शहर है हर जगह काम करता हूँ सर। इसीलिए तो आपसे पूछा अवेयरनेस कैसे क्रिएट हो सकती है सर। तो अवेयरनेस, एक वीडियो मैंने अभी देखा, हुकूमत पाकिस्तान का वीडियो था, जिसमें कि 2 साहबजादे अपने वालिद साहब को समझा रहे थे कि जनाब अपना घर अपराध को बंद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ करता हूँ। तो इसी तरीके से कोविड का इंजेक्शन भी लगाना लाजमी है ताकि प्रोटेक्शन हो जाए। इसलिए कि वो कह रहे थे कि मैं साल भर से जो है यहाँ बैठा हूँ, मुझे तो हुआ ही नहीं है, तो मुझे अब क्या ज़रूरत है। तो साल भर से काम चल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम हमेशा चलता रहेगा। वैक्सीनेशन ज़रूरी है और ये पब्लिक में हम तमाम डॉक्टर हज़रात जितने लोगों से मिलते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको बताएं कि जनाब ये जो है वैक्सीनेशन जो है इससे फ़ायदा नुकसान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रंधावा साहब, अगले 2-3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान साहब ने भी कहा, गवर्नमेंट के दीगर लोग भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। ये अगले 2-3 महीने क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर अगले 2-3 महीनों में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि ये पूरा प्रोग्राम ही आपके एक इस सवाल पे होना चाहिए था, एटलीस्ट अगर पूरा नहीं तो 50%। इसमें मैं कोशिश करूँगा जल्दी से कवर करने का कि गवर्नमेंट ने जो मैयर्स लिए हैं पार्शियली स्मार्ट लॉकडाउन के, उनके रिजल्ट आए हैं। पाकिस्तान इस वक्त प्लेट्यू या डिक्लाइन की तरफ चल रहा है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, ये इंशाल्लाह ताला बड़ा इफेक्टिव होगा। और ईद के बाद 5वें दिन तक जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ, बहुत ही बॉटम लाइन पे पेशेंट का नंबर आ जाएगा। इसके बाद का जो इशू है कि ईद के बाद 5वें दिन से लेके 30 मई तक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट किस तरह से इसको मैनेज करती है। ये सारी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की उस स्ट्रेटजी पे डिपेंड करती है कि 30 मई के बाद क्या होगा। ये ईद के 5 दिन से बाद से लेके 30 मई के तक जो गवर्नमेंट मैयर्स लेगी, उसके रिजल्ट 30 मई के बाद आएंगे। अगर हमने ये मैयर्स ना लिए तो ये डिक्लाइन पे आई, बॉटम लाइन से फिर अपसर जाएगी। दिस इज माय हम्बल एनालिसिस। बिल्कुल, गवर्नमेंट को पब्लिक को इसमें जिम्मेदार होना चाहिए। अब देखें, हम बहुत वक़्त करते हैं कि गवर्नमेंट सख्ती करे। जब हम खुद कह रहे हैं गवर्नमेंट सख्ती करे, तो हम बगैर सख्ती के बाद क्यों नहीं मानते? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अभी तक भी एक रीजनेबल तादाद लोगों की मौजूद है जो अभी भी कहते हैं कि कोरोना कोई नहीं है। तो मेरा उनसे मैसेज है कि उन घरों में जाके देखें जहां माँ और बेटे की डेथ एक ही दिन हुई है, जहां वाइफ और हस्बैंड की डेथ एक ही दिन हुई है, जहां एक बेड पे बेटा था, एक पे माँ थी, बेटा मर गया, माँ बच गई। उन घरों से जाके पूछे कि कोरोना है कि नहीं है, डॉक्टर शाफी साहब, या झूठ है। सर 2 सवाल हैं आपके लिए मेरे पर, आखिरी 2 मिनट है सर। एक तो वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस कैसे क्रिएट होनी चाहिए कि तमाम लोग खुशी से वैक्सीन लगवाना शुरू कर दें, और दूसरा सवाल ये है कि सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पर पॉइंट रेज किया है वैक्सीनेशन को महंगा करने का। 12,000 रुपये की वो वैक्सीन दे रहे हैं, एक्चुअली वो होनी चाहिए थी कुल लगभग दोनों डोजेज 4,480 रुपये की। सर ये 2 कमेंट्स अगर आप कर दें। देखिए, वैक्सीनेशन की तो आप अपने मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में मिथ स्टोरीज़ आ रही हैं इसके बारे में, ये हमें डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन रोकनी पड़ेगी। बाकी हुकूमत पाकिस्तान आपके फ़ोन पे, आपके सिम के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जो आपका सवाल था कि वैक्सीनेशन के हवाले से, मेरा ख्याल है कि जब आप वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा आम कर दोगे तो ये प्राइस और ये सारी चीज़ें खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाएंगी। हम डॉक्टरों की हर चीज़, इज्जत, शोहरत, एवरीथिंग सिर्फ डॉक्टरी की वजह से है, और पेशेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी। बिल्कुल सर, आखिरी 30 सेकंड डॉक्टर यूसुफ साहब, जल्दी से। प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इन कंट्रोल। नहीं जी, प्राइवेट सेक्टर का कोई काम ही नहीं इसमें, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये वॉर फुटिंग पे होना चाहिए।
ये वैक्सीनेशन जो है वॉर फुटिंग पे इंग्लैंड में जो की है वॉर फुटिंग पे की है। बिल्कुल सर। आर्मी और जितने सब मिल के कर रहे हैं और टोटली फ्री हो रही है। There is totally no free role हो of रही है। private There sector should be- सर पाकिस्तान में बड़ा जरूरी है, इसके बगैर पॉसिबल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मेरे तीन मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहबान का। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, ईद को एंजॉय कीजिए लेकिन SOPs के साथ। अल्लाह हाफिज़।